गरीब का पत्ता गोभी का ब्राइडल लहंगा। रानीगंज गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो अपने परिवार को 2 वक्त का खाना भी ठीक ढंग से नहीं खिला पाता था और इस बात को लेकर वो हमेशा परेशान रहता था। रामू की एक बेटी भी थी जिसका नाम वीना था और अब वो भी शादी के लायक हो गई थी और रामू को हमेशा अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती थी क्योंकि वीना की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और तब से रामू ने अकेले ही वीना का पालन पोषण किया था। इसीलिए वीना भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। लेकिन माँ के जाने के बाद वीना ने बचपन से ही घर संभालना शुरू कर दिया था और अपने घर की गरीब स्थिति की वजह से वीना अपनी आगे की पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं कर पाई थी। लेकिन वो हमेशा अपने पिता के कामों में उनकी मदद किया करती थी। ऐसे ही आज भी। हे भगवान, इस बार गर्मियों में भी ठीक ढंग से बारिश नहीं हुई, जिस वजह से फसल भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई और अब बारिश के मौसम में इतना ज्यादा बारिश हो रहा है कि पूरे खेत में पानी भर गया है। अब ऐसे में मैं खेती कैसे कर पाऊंगा? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। रामू को इतना परेशान देखकर वीना उससे कहती है, चिंता मत करिए पिताजी, ठंड का मौसम आ रहा है तो आप पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करना शुरू कर दीजिए। ठंड के मौसम में ये ज्यादा बिकते हैं ना। सही कहा बेटी तूने। अगर भगवान ने चाहा इस बार पत्ता गोभी और फूल गोभी की अच्छी फसल होगी। इतना कहकर रामू अपनी बेटी की बात मान जाता है और वापस अपने काम में लग जाता है। वहीं रामू का बड़ा भाई हरिया बहुत ज्यादा अमीर था और उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम अन्नू था और वो भी वीना की ही हमउम्र थी। लेकिन वो शहर के बहुत ही बड़े फैशन डिजाइनर कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। लेकिन उसे पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी रहा करती थी। वही वीना बिना ज्यादा पढ़े लिखे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी। वो छोटी सी छोटी चीजें बहुत ही जल्दी सीख जाया करती थी और इसी वजह से अन्नू हमेशा वीना से बहुत जला करती थी। ये वीना की बच्ची अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। इसे क्या लगता है ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है और इसे सब कुछ आता है। अरे मेरे सामने खड़े होने की औकात तो है नहीं और चली मुझसे कंपटीशन करने। अरे जब इसी के सामने एक अमीर घर के लड़के से शादी करूंगी ना तब इसे मेरी औकात पता चलेगी। हाँ नहीं तो। और इस तरह अन्नू हमेशा किसी अमीर घर के लड़के से शादी करने का सपना देखते रहती थी क्योंकि वो हमेशा अपनी जिंदगी में ऐश करना चाहती थी। लेकिन वही वीना को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाना चाहती थी लेकिन अपनी गरीब स्थिति की वजह से उसे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन खैर, वीना के कहने पर उसके पिता रामू ने पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ठंड का मौसम भी आ गया और बहुत ज्यादा ठंड पड़नी शुरू हो गई। लेकिन ठंड में पहनने के लिए न तो रामू के पास कोई गर्म स्वेटर और न ही वीना के पास कोई गर्म शॉल थी और इसी वजह से दोनों बाप बेटी ठंड से कांपने लगते हैं। तभी रामू कहता है, मुझे माफ कर देना बेटी, तेरा ये गरीब बाप तुझे ठंड से बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पता नहीं मैं तेरी शादी कैसे कर पाऊंगा। आप उसकी चिंता मत करिए पिताजी, जब किस्मत में लिखा होगा तब मेरी शादी अपने आप हो जाएगी। ऐसा कैसे होगा बेटी? शादी में तो न जाने कितना खर्चा होता है और शादी का लहंगा खरीदने के लिए भी पैसे होने चाहिए ना। कहीं मुझे ये अपनी जमीन न बेचनी पड़े। पिताजी आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप चलकर सो जाइए, कल खेत पर भी तो जाना है आपको। वीना के कहने पर रामू तो सो जाता है लेकिन वीना की आंखों में से नींद गायब हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं शादी की चिंता उसे भी थी और इसी वजह से उसे पूरी रात नींद नहीं आती है।
वहीं अन्नू मखमल के कम्बल को ओढ़े हुए नींद में राहुल से शादी के सपने देख रही होती है। राहुल और कोई नहीं बल्कि अन्नू के साथ कॉलेज में पढ़ रहा एक अमीर बाप का लड़का होता है और जिसका पिता एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर कंपनी का मालिक होता है और इसी वजह से फैशन डिजाइनर का कोर्स करके अपने पिता की कंपनी को और आगे बढ़ाने की सोचता है। और ऐसे ही अगले दिन अन्नू कॉलेज में जाती है और राहुल को ढूंढने लगती है, लेकिन जब राहुल उसे कहीं नहीं मिलता तो वो अपने दोस्तों से कहती है, अरे यार सोनम, पता नहीं आज राहुल कॉलेज क्यों नहीं आया, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अन्नू के इतना कहते ही राहुल अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर वहाँ आता है और उसे इतनी महंगी गाड़ी में देखकर कॉलेज की सभी लड़कियां उसे घूरने लगती है। तभी अन्नू राहुल के पास जाती है और उससे कहती है, राहुल, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? राहुल उस कॉलेज की सभी लड़कियों से वाकिफ था और उसे पता था कि कौन लड़की उससे किस वजह से दोस्ती करना चाहती है, इसीलिए वो कहता है, लेकिन क्यों? तुम मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहती हो? राहुल की बात सुनकर अन्नू अपने लालच को छुपाते हुए कहती है, अरे कुछ नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। दोस्ती करना चाहती हो या फिर और कोई बात है? हाँ, अगर तुम चाहो तो हम लोग लाइफ टाइम तक साथ रह सकते हैं। क्या? मुझे तो पता था कि आखिर तुम क्या चाहती हो, क्योंकि मेरे अमीर बाप का पैसा देखकर हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन मुझे तुम जैसी लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। इतना कहकर राहुल अन्नू को रिजेक्ट कर देता है और उसकी बात सुनकर अन्नू को बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया था और इसी वजह से वो गुस्से में अपनी क्लास में चली जाती है। लेकिन राहुल उस दिन क्लास नहीं जाता है और वह अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर घूमने निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है और वो कहता है, अरे यार, अब इस गाड़ी को क्या हो गया? इसे भी यहीं पे खराब होना था। पता नहीं ये कैसा गांव है, यहाँ पर तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। उसी रोड के थोड़ी ही दूर वाले खेत में रामू काम कर रहा होता है, इसीलिए राहुल रामू के पास जाता है और उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। तभी उसी समय रामू कहता है, देखिए बाबू, यहाँ पर कोई मैकेनिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी बेटी को मैकेनिक के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो वो आपकी मदद कर देगी, इसलिए आप मेरे घर चलिए, थोड़ा बहुत पानी भी पी लीजिएगा। रामू की बात सुनकर राहुल उसके साथ उसके घर चला जाता है, क्योंकि उसे भी बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। इसीलिए वीना उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए पानी। वीना की सादगी को देखकर राहुल कुछ बोल ही नहीं पाता है, क्योंकि उसने आज तक इतनी सुंदर और सिंपल लड़की कभी नहीं देखी थी। इसलिए वो पानी पीकर कहता है, क्या आपको सच में गाड़ी ठीक करना आता है? जी, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे आता है, इसलिए मैं कोशिश कर सकती हूँ। इतना कहकर वीना राहुल के साथ जाकर उसकी गाड़ी ठीक कर देती है और उसके इस टैलेंट को देखकर राहुल उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, अरे वाह, क्या बात है, आप तो बहुत टैलेंटेड हो। क्या आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? सॉरी, पर मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, और अगर होता भी तो मैं किसी अनजान व्यक्ति को अपना नंबर भला क्यों दूंगी। इतना कहकर वीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बात सुनकर राहुल उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसकी इतनी महंगी गाड़ी देखकर भी वीना उससे इम्प्रेस नहीं होती है। इसका मतलब तो यही था कि वीना को राहुल के पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और यही बात राहुल को और भी ज्यादा अच्छी लगती है। इसलिए वो घर जाकर भी वीना के ही बारे में सोचता रहता है। और वहीं कुछ ही दिनों के अंदर रामू के खेत में पत्ता गोभी और फूल गोभी की बहुत अच्छी खेती होने लगती है, और ये देखकर रामू के चेहरे पर चमक आ जाती है। सच में इस बार पत्ता गोभी और फूल गोभी से मेरा पूरा खेत भर गया है, और इस बार मैं इन्हें बेचकर अच्छी खासी कमाई भी कर लूंगा। ऐसे ही कुछ ही दिनों में
राहुल अपने पिता को लेकर रामू के घर आता है, लेकिन रामू उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या बात है साहब, आप लोग इस तरह मेरे घर पर? देखिए, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता। मेरा बेटा राहुल आपकी बेटी को पसंद करता है, इसलिए हम यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। क्या मेरी बेटी का हाथ मांगने? लेकिन साहब, हम लोग तो बहुत गरीब हैं और आप लोग इतने अमीर हैं। देखिए भाई साहब, हमारे लिए अमीरी और गरीबी कोई भी मायने नहीं रखता। हमारे लिए तो इंसान का बस दिल बड़ा होना चाहिए। उनकी ये बात सुनकर रामू को बहुत खुशी होती है और इस शादी से वीना को भी कोई तकलीफ नहीं होती है, इसीलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है और उन दोनों की शादी पक्की हो जाती है। और एक हफ्ते बाद ही उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के लिए लहंगा तो चाहिए था ना, और लहंगा खरीदने के लिए भी रामू के पास पैसे नहीं थे। इसीलिए वीना कहती है, पिताजी आप शादी का खर्चा कैसे उठा पाओगे, और साथ ही ब्राइडल लहंगा भी तो खरीदना होगा ना। बेटी, तू उसकी चिंता मत कर। इस बार खेत में पत्ता गोभी और फूल गोभी की फसल अच्छी हुई है, तो मैं उन्हें बेचकर तेरी शादी का लहंगा ले आऊंगा। घर के बाहर खड़ी अन्नू ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है, अच्छा, अपनी गोभियों को बेचकर लहंगा खरीदोगे? तो अब देखना, ना रहेगी तुम्हारी गोभियाँ और ना खरीद पाओगे तुम अपनी बेटी की शादी का लहंगा। इतना कहकर अन्नू आधी रात में सभी गोभियों के ऊपर एक केमिकल डाल देती है, जिससे अगले दिन सारी गोभियां खराब हो जाती है। और ये सब देखकर रामू को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उनके इस दुख को देखकर अन्नू को बहुत खुशी होती है। लेकिन रामू भी हार मानने वालों में से नहीं था, इसीलिए वो अगले दिन ही बैंक में जाकर लोन लेकर पैसे ले आता है और उन्हीं पैसों से वो अपनी बेटी के लिए लहंगा खरीद कर ले आता है। और ये देखकर अन्नू को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरा राहुल उस गरीब वीना के साथ शादी कभी नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसके शादी का लहंगा खराब कर दूंगी। फिर ना रहेगा लहंगा और ना होगी उसकी शादी। और ऐसे ही शादी के एक दिन पहले ही अन्नू वीना के घर में कुछ चूहे छोड़ देती है, जिससे वे चूहे वीना के पूरे लहंगे को कुतर डालती है। और अगले दिन जब वीना अपना लहंगा देखती है तो उसे बहुत दुख होता है और वो कहती है, हे भगवान, ये मेरा लहंगा कैसे खराब हो गया, अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी। लेकिन तभी वीना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फटाफट से टोकरी लेकर खेत में जाती है और खराब हो गई पत्ता गोभी के पत्तों को लेकर आती है और उनके पत्तों को एक एक करके सिलकर अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा बना लेती है और बचे हुए गोभियों को मोतियों की तरह लहंगे के ऊपर लगाकर सुंदर सा ब्राइडल लहंगा तैयार कर लेती है। और शादी वाले दिन राहुल और उसके पिता उसके इस अनोखे पत्ता गोभी के ब्राइडल लहंगे को देखकर उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वीना को अपनी कंपनी का नया मालिक घोषित कर देते हैं। और इसी तरह राहुल और वीना की शादी के बाद वीना उस बड़ी कंपनी की मालकिन बन जाती है और राहुल के साथ मिलकर वो उस कंपनी में काम करने लगती है। और वहीं खराब रिजल्ट की वजह से अन्नू को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और इस तरह उसे अपने किए की सजा मिल जाती है। गरीब वर्सेस अमीर का शादी का लहंगा। बीजापुर गांव के मुखिया राम प्रसाद की एकलौती बेटी सुमन बहुत ही ज्यादा घमंडी और अकूल किस्म का इंसान थी, इसलिए वह गांव की सभी लड़कियों के सामने अपने पैसों को लेकर बहुत घमंड किया करती थी। और उन्हीं सब में से एक लड़की थी साधना, जिसके पिता सुरेश मुखिया के ही खेतों पर काम किया करते थे, क्योंकि वह लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे और उनके पास अपनी कोई खेती भी नहीं था। इसलिए अपना घर चलाने के लिए साधना के पिता सुरेश मुखिया के खेतों पर काम करके अपने परिवार का पेट पाला करते थे। और इसी वजह से सुमन हमेशा साधना पर अपना हुक्म चलाया करती थी
और बेचारी साधना को मजबूरी में आकर उसकी सारी बातें माननी पड़ती थी। ऐसे ही आज भी। अरे ओ साधना, जल्दी बाहर आ, मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ। अच्छा यह ले, मेरा बैग पकड़ और मेरे साथ बाजार चल, मुझे कुछ सामान खरीदना है। लेकिन सुमन, अभी तो मुझे घर का कुछ काम करना है, हम क्या थोड़ी देर बाद चल सकते हैं? अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं, अभी चल, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है। और वैसे भी तुम्हारे पास मेरे साथ चलने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि तुझे पता है ना कि मेरे पिताजी मेरे कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे पिताजी को खेतों से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए तू चुपचाप मेरे साथ चल। उसी समय साधना की माँ सुशीला सुमन की सारी बातें सुन लेती है और वह अपनी बेटी से कहती है, अरे ओ साधना बेटा, तू घर का काम की चिंता मत कर, वो मैं कर लूंगी, तू बस इसके साथ चली जा, वरना यह मुखिया जी से कहकर कहीं तुम्हारे बापू को खेतों से बाहर ना निकलवा दे। लेकिन माँ, आप इतना सारा काम अकेले कैसे करोगी? आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तो इसकी चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ, तू बस इसके साथ चली जा, वरना तुझे पता है ना कि यह कैसी है। ठीक है माँ, लेकिन आप घर का कोई काम मत करना, मैं आकर सारा काम कर लूंगी। और इस तरह सुमन साधना के ऊपर अपना हुक्म चलाकर उसे अपने साथ कहीं भी ले जाया करती थी और उसकी बात मानकर उसके साथ जाना साधना की मजबूरी बन चुकी थी, जिसका सुमन हमेशा फायदा उठाया करती थी। अरे सुमन, अब तो शाम होने वाली है, अब तो घर चलो, घर पर माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, जरा रुको यहीं, मुझे अभी सामने की दुकान से कुछ चूड़ियाँ भी खरीदनी है। इतना कहकर सुमन संध्या को अपने साथ चूड़ियों की दुकान में ले जाती है और कहती है, अरे भैया, यह स्टोन वाली चूड़ियाँ कितनी की है? बहन जी 50 रुपए दर्जन है। अच्छा, एक काम करिए, आप इस वाले और इस वाले के 2-2 दर्जन सेट मुझे दे दीजिए। देखो साधना, अच्छे लग रहे हैं ना मेरे हाथों में? हाँ हाँ सुमन, बहुत सुंदर लग रहा है, ले लो। सुंदर तो लगेगा ही, आखिरकार गांव के मुखिया की इकलौती बेटी जो हूँ, इसलिए मुझ पर तो सब कुछ अच्छा लगता है। और तुझे पता है, मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए कितनी कुछ सोच रखा है। और हाँ, कल मुझे देखने लड़के वाले भी आ रहे हैं, हमारे ही बगल वाले गांव के जमींदार का बेटा है। सुना है वह लोग हमसे भी ज्यादा अमीर हैं और पिताजी कह रहे थे कि मैं उनके घर जाकर राज करूंगी, राज। लेकिन पता नहीं तुझे यह सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तू तो एक गरीब किसान की बेटी है और तेरे पिताजी तो हमारे यहाँ खेतों में काम करते हैं। तुझे भला यह सब बातें क्या समझ में आएगी, क्योंकि तेरी शादी तो इसी गरीब के किसी गरीब किसान के बेटे से ही कर दी जाएगी। इसलिए मैं सोच रही थी, अगर मेरी शादी उस घर में हो जाएगी तो मैं अपने पति से कहकर उन्हीं के घर के किसी नौकर के साथ तेरा शादी करवा दूंगी। शायद वो तेरे पिताजी से ज्यादा कमाता हो, फिर तुझे ऐसे गरीबों की तरह जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तू मेरे ससुराल में रहकर आराम से मेरी सेवा करना। सुमन की ऐसी बातें सुनकर साधना उससे कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसे पता था कि सुमन का व्यवहार ऐसा ही है। और इसी बीच सुमन की शादी पक्की हो जाती है और वह अपनी शादी की तैयारियों में लग जाती है और साधना को लेकर वह अपनी शादी का लहंगा लेने शहर जाती है। अरे भैया, मुझे इस दुकान का सबसे महंगा शादी का लहंगा दिखाओ, मैं अपनी शादी में सबसे सुंदर और सबसे महंगे महंगे पहनना चाहती हूँ, जो आज तक कभी किसी ने नहीं पहना होगा। क्यों नहीं बहन जी, यह लीजिए हमारी दुकान का सबसे महंगा लहंगा जो सिर्फ 2 लाख का है और यह हमारी दुकान का सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा है। आप इसे एक बार ट्राई करके देखिए, आप पर यह लहंगा बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा,
यह दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है और यह मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इस समय तो मैं शॉपिंग करके इतनी ज्यादा थक गई हूँ कि मेरा तो इस लहंगे को पहनने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। लेकिन हाँ साधना, तू इस लहंगे को पहनकर दिखा मुझे। अगर मुझे यह अच्छा लगेगा तो मैं इसे खरीद लूंगी। लेकिन सुमन, मैं कैसे तुम्हारी शादी का लहंगा पहन सकती हूँ? यह तो तुम्हारी शादी का लहंगा है ना? अरे तो मैं कौन सा तुझे हमेशा के लिए यह लहंगा पहनने के लिए कह रही हूँ। मैं तो बस तुझे इस लहंगे को पहनकर मुझे दिखाने के लिए कह रही हूँ। और वैसे भी तू तो शुक्र मना जो तुझे इतना महंगा और ब्रांडेड लहंगा पहनने को मिल रहा है, वरना तुम्हारी जैसी गरीब लड़कियों को तो ऐसा लहंगा देखने तक को नसीब नहीं होता है। इसलिए अब तू जा और इस लहंगे को पहनकर दिखा मुझे। सुमन की बात सुनकर साधना उसकी शादी का लहंगा लेकर ट्रायल रूम में ट्राई करने चली जाती है। लेकिन जब वह ट्रायल रूम से लहंगा पहनकर बाहर निकल रही होती है, तभी उसकी नजर साइड में रखे एक महंगे मोबाइल फोन पर जाती है और वह मोबाइल फोन साधना से पहले ट्रायल रूम से बाहर निकल रही ज्योति नाम की एक औरत का होता है। और यह देखकर साधना उन्हें आवाज लगाते हुए कहती है, सुनिए आंटी जी, शायद यह मोबाइल फोन आपका अंदर रह गया था, यह लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा। अब शायद उम्र के साथ साथ नजरें भी कमजोर हो गई है, इसलिए शायद मैं अपना मोबाइल फोन वहीं भूल गई थी। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम साधना है। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी शादी का लहंगा लेने आई हो? और सच बताऊँ तो यह ब्राइडल लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, यह लहंगा मेरा नहीं है, वो मेरे गांव के मुखिया जी की बेटी सुमन की शादी है और उसी का लहंगा लेने हम यहाँ शहर आए हैं। लेकिन वह शॉपिंग करके बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए उसने मुझे बोला कि मैं यह लहंगा पहनकर उसे दिखा दूं। बस वही पहनकर देख रही थी, तभी मेरी नजर आपके मोबाइल फोन पर चली गई। अच्छा, वैसे कौन से गांव से आई हो बेटा तुम? वो मैं बीजापुर गांव से आई हूँ आंटी जी। क्या बीजापुर गांव से? अरे वहाँ के जमींदार से तो मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है। चलो कोई बात नहीं, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसी समय सुमन वहाँ पर गुस्से में आती है और साधना से कहती है, क्या बात है साधना, तेरा तो मन मेरे शादी के लहंगे को उतारने का कर ही नहीं रहा है। तभी तो तू इतनी देर से मेरी शादी के लहंगे को पहनकर घूम रही है और मैं वहाँ पर कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अरे तू बार बार क्यों अपनी औकात भूल जाती है कि तुझ जैसे गरीब लड़की के लिए इतना महंगा लहंगा पहनना सिर्फ एक सपना है और यह सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए पहनने को कहा था, ना कि इसे पहनकर घूमने के लिए। इसलिए अब जल्दी से जा और इसे बदल कर आ। ज्योति वहाँ पर खड़ी सब कुछ देख रही होती है कि सुमन किस तरह साधना से बदतमीजी से बात कर रही होती है और वहीं साधना की आंखों में शर्म और अपमान की वजह से आंसू आ जाते हैं और वह चुपचाप ट्रायल रूम में लहंगा चेंज करने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही अगले दिन जब साधना तैयार होकर सुमन के घर जाने वाली होती है, उसी समय उसके घर के सामने एक बड़ी और महंगी गाड़ी आकर रुक जाती है और उसमें से ज्योति अपने बड़े बेटे कुणाल को लेकर बाहर निकलती है। तभी साधना कहती है, अरे आंटी जी, आप यहाँ, और आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? इतना कहकर साधना उन सबको अपने घर के अंदर ले जाती है और कहती है, माँ, यह ज्योति आंटी है जो कल मुझे लहंगे की दुकान पर मिली थी, जिस दुकान से सुमन ने अपनी शादी का लहंगा लिया है। नमस्ते बहन जी, माफ करना, हम यहाँ बिना बुलाए चले आए, लेकिन क्या करती, कल साधना से मिलने के बाद मैं इसे भूल ही नहीं पाई और जब मैंने इसके बारे में
अपने बेटे को बताया तो उसे भी साधना का स्वभाव बहुत पसंद आया। इसलिए बहन जी, मैं साधना को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। इसलिए आपके घर आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। तो बताइए, क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? उसी समय साधना के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि शहर के इतने बड़े और अमीर परिवार के साथ अपनी बेटी का रिश्ता होता देख उन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और ज्योति जी के बेटे को भी साधना बहुत पसंद आ जाता है, क्योंकि साधना भले ही गरीब थी लेकिन वह दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। और इस तरह साधना और कुणाल का रिश्ता तय हो जाता है। और सुमन के शादी के कुछ दिन बाद ही साधना की भी शादी हो जाती है और सुमन अपने पति के साथ साधना की शादी अटेंड करने आती है। और उसी समय ज्योति जी सुमन से कहती है, अरे आओ सुमन बेटा, इधर आओ, अपनी दोस्त से मिलो और बताओ कैसा लग रहा है हमारी बहू का शादी का लहंगा। पूरे 5 लाख का है। वैसे तुम्हारा लहंगा कितने का था? वो मेरा थोड़ा इससे कम का था, सिर्फ 2 लाख का था। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, वो शायद मेरे हस्बैंड मुझे बुला रहे हैं। इतना कहकर सुमन नजरें झुकाकर वहाँ से चली जाती है और उसका घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को हमेशा नीचा दिखाती रहती थी, आज वह उससे भी बड़े घर में शादी करके जा रही होती है और उससे भी महंगा शादी का लहंगा पहनकर।